नमस्कार, आदाब। मैं शम्स सफ़ी और आप देख रहे हैं विरासत टीवी। आज एक बार फिर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर शमीम अहमद साहब। पिछली बार भी एक अच्छे टॉपिक पर हमारे साथ गुफ्तगू हुई, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। आज मुसलमानों को लेकर कुछ सवालात हमारे जहन में हैं जिनके बारे में हम शमीम साहब से गुफ्तगू करेंगे। शमीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने वक्त निकाला। मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो हालात हैं हम सभी देख रहे हैं। आज मुसलमानों को लेकर तरह तरह के सवालात उठाए जाते हैं। आज़ादी के बाद इस हिंदुस्तान की जो तरक्की यहाँ तक पहुँची है, यह हिंदुस्तान तरक्की करके यहाँ तक पहुँचा है, इसमें मुसलमानों का क्या रोल रहा? जी देखिए, ऐसा है, आज़ादी से पहले जब ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ एक मुहिम चली 1857 में, उसी वक्त से मुस्लिम्स का कंट्रीब्यूशन रहा और वो आगे फ्रंट पर रहे और उन्होंने उनकी मुखालफत की और आज़ादी की एक नींव रखी थी। उसके बाद अगर मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं 2-4 नाम बता दूं आपको। प्लीज़। जैसे बहादुर शाह जफ़र साहब 1857 में उन्होंने मोर्चा खोला और उन्हें बर्मा भेज दिया गया था और वहीं उनकी डेथ हुई। उसके बाद टीपू सुल्तान, उसने कन्फ्रंटेशन की और अंग्रेज़ों की बगावत किया, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े। उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन है, कांग्रेस पार्टी बन गई थी। तो ये जो तैयब जी बदरुद्दीन जो हमारे वाइस चांसलर रहे, उनके ग्रैंडफादर, उन्होंने, वो पहले बैरिस्टर थे इंडिया के अंदर, बॉम्बे में है, इंग्लैंड से करके, और उन्होंने फिर पार्टी ज्वाइन करी और वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी रहे। जस्सी उनकी कोई हैसियत थी, सब लोग थे। और तब तक गांधी जी यहाँ उतने एक्टिव भी नहीं थे भी नहीं, तब उन्होंने इसकी बागडोर कांग्रेस की संभाली थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, उन्होंने एक खुदा खिदमतगार, एक यानी इन द वे ऑफ अल्लाह के रास्ते में काम करना, अल्लाह की खिदमत करना, इस तरह की मुहिम बनाई और उन्होंने ये मूवमेंट गांधी से मिल करके हिंदुस्तान में, मुसलमानों में और दूसरों में फैलाया कि हमें अब इस मुल्क में छुटकारा पाना है ब्रिटिश राज से। उसके बाद एक है अशफाकुल्लाह खान साहब, जिन्हें 3 लोगों को इकट्ठा आज़ादी का चूँकि नारा दिया था, उन्हें हैंग कर दिया गया था और हैंग करते हुए भी उनसे कहा था कि माफ़ी मांग लो। उन्होंने मना कर दिया था कि हम मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान की कोई कीमत नहीं समझते। उसके बाद है आपका इनायतुल्लाह खान साहब, उसके बाद आते हैं आपके अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद को सभी जानते हैं, पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे और कांग्रेस में उनका बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है। फिर उसके बाद जाकिर साहब आए, जाकिर हुसैन साहब, उन्होंने एजुकेशन की तरफ, चूँकि आपको हर फ्रंट पर आगे बढ़ना है, एजुकेशन में काम किया। उन्हें फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज ए वाइस चांसलर अलीगढ़ में भेजा। उसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक गए। तो ये हैं लोग। उसके बाद आपके हैं मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने पहली दफ़े ये कहा है, एक तो पहले होता था कि ऑटोनॉमी हो, हमारी स्टेट में हुकूमतें हो, हमें ये चाहिए। इन्होंने कहा नो, वी नीड द कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स। ये नारा हज़रत मोहानी ने दिया, कंप्लीट फ्रीडम का, कि बिल्कुल किसी तरह का ताल्लुक़ ब्रिटिशर से नहीं रहेगा। उसके बाद अली बर्दर्स हैं, मौलाना अली एंड शौकत अली जौहर, इन लोगों ने खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। और देखिए, खिलाफत मूवमेंट इन दोनों भाइयों ने शुरू किया और उसका सदर किसे बनाया? गांधी जी को। तो ये ऐसे ही हज़ारों लोगों ने अपनी जानें दी हैं। कई सौ मौलवियों को गर्दन काट करके लाशें उनकी पेड़ों पर उन्होंने, चूँकि वो लड़ रहे थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, लटका दी थी। तो ये जिसे आज की तारीख़ में या तो ख़त्म कर दिया या हम ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। ये उस वक्त की बात है जब यूनाइटेड इंडिया था, जबकि जंग की बात हो रही थी और सब मिल के चल रहे थे। उस वक्त मज़हब की बात नहीं थी, ना ये थी कि मुसलमान हैं आप या आप हिंदू हैं, हम इंडियन हैं, इंडियन नेस की बात होती है। अब उसके बाद आज़ादी मिल जाती है। आज़ादी में भी देखिए जितनी लॉयल्टी रही हमारी, हालांकि हम उसे अप्रूव नहीं करते क्योंकि आपने दूसरों को दिया है। जिस वक्त ये हुआ, पार्टीशन की बात हुई, पार्टीशन के बाय एंड लार्ज मुसलमान खिलाफ था।
वो उनके साथ नहीं थे, जो आपके जिन्ना साहब थे। लेकिन एक कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट वो मिशन कहलाता है, जिसमें ये तय हो गया था कि भाई कैसे कैसे बंटवारा होगा, कैसे कैसे किसे क्या मिलेगा, किस कम्युनिटी को, और इस तरह से सबका एम्पावरमेंट रहे। और वो फैसला सबके साइन हो गए थे। लेकिन उसके बाद कुछ कांग्रेसी बाहर निकले, जिसमें पंडित जी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, अगर इसे इम्प्लीमेंट किया तो भारत में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, राइट्स हो जाएंगी, ये हो जाएंगे। लिहाजा जो साइन किया वो डॉक्यूमेंट था उसे वापस लिया गया। चलिए साहब, फॉर्म हो गया पाकिस्तान इंडिया। जो लोग यहाँ रहे वो अपनी राजी से रहे, उन पर भी ऑप्शन था जाने का। लेकिन उस वक्त मौलाना आज़ाद, मदनी साहब, आपके देवबंद वाले, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा। ये कांग्रेस में थे और इन्होंने मुसलमानों को रोका, पंडित जवाहरलाल नेहरू के और गांधी जी के कहने पर रोका कि हमारा मुल्क यही है और हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। तो हम बाय चॉइस रहे हैं, जबकि हम पे दूसरी चॉइस थी। लेकिन उसके बाद जो हमारे साथ, नॉट ओनली दिस, जिस वक्त बात हुई कि भाई मुस्लिम्स को क्या देना क्या नहीं देना, तो एक मीटिंग होती है और उसमें ये हुआ, कुछ प्रपोजल आया कि भाई मुसलमानों का रिजर्वेशन होना चाहिए, दे आर अराउंड 15 और 20%, तो उन्हें उतना दिया जाए। तो उसमें बेगम एजाज रसूल थी, मौलाना आज़ाद थे, ये लोग खड़े हुए कि नहीं, हमें मुसलमानों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं चाहिए। जो हम समझते हैं इन्होंने गलत किया। या तो हिंदुस्तान में रिजर्वेशन किसी के लिए ना हो, और हो तो फिर सबको आप प्रोपोर्शनली दीजिए। बिल्कुल, आपने दूसरों को रिजर्वेशन दे रखा है और इतनी बड़ी एक कम्युनिटी को नहीं दे रखा। दूसरी चीज़, एक जो वहाँ उसकी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो ये था कि कोई भी जो मेजॉरिटीज़ में है, जो मेजॉरिटी के बेसिस पे जो हुकूमतें बनती हैं, उसमें हर सेक्शन को जस्टिस नहीं मिलती। उसमें जो माइनॉरिटी या कम नंबर में है वो ज़िंदगी भर सफ़र करेंगे, उन्हें दबाया जाएगा। लिहाजा कोई ना कोई तरीका ऐसा होना चाहिए कि सबका एम्पावरमेंट हो। जैसे हमारे यहाँ अगर 31% एक को वोट हुए, उसके दूसरों के 29, 30 या 25 हैं, तो वो 31 वाला राज करता है, जबकि उसके 51 से ज़्यादा होने चाहिए, तब उसे राइट होना चाहिए। लेकिन ये सिस्टम है हमारा, आपका न्यूजीलैंड में है, फ्रांस में है। वो दूसरा सिस्टम क्या है इलेक्शन का? प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में यह एश्योरेंस होती है, यह एश्योर किया जाता है, यह इंश्योर किया जाता है कि हर सेक्शन को उसकी हिस्सेदारी मिले। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, उसमें क्या है कि मान लिया 1000 सीट है पार्लियामेंट में, तो इलेक्शन जो होंगे 500 सीट पे तो इलेक्शन होंगे बाई वोट। अब मान लिया किसी को 15% वोट मिले, उसकी सीट तो एक भी नहीं आई, लेकिन वो जो 500 बची उसमें जितने परसेंट वोट मिला उतने परसेंट सीट वो नॉमिनेट करेंगे। तो अगर जिसे 10% वोट मिला है तो 500 में 50 मेंबर पार्लियामेंट उसके भी चले जाएंगे। जिसके 20% मिला है, 20% वाले को तो कभी उसकी 2-4 सीट आ सकती हैं। आप मुसलमान ही अपने बलबूते पे कितनी आ जाएंगी? 2-4 मिल करके, भले ही दूसरी पार्टीज के थ्रू हम आते हों, अपने से नहीं जीत सकते। लेकिन उसमें अगर 20% वोट आया और सीट एक नहीं जीती आपने, तो 20 × 100 मेंबर पार्लियामेंट आप भेज देंगे, तो सबका रिप्रेजेंटेशन उसमें होगा। तो वो सिस्टम लाएं, या फिर वही आती है कि आप हर सेक्शन का, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे मुसलमान हो या दूसरे हों, उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे कुछ सीट्स रिजर्व करिए, जो वो आपके साथ पार्लियामेंट में बैठे और सब मिल करके मुल्क को चलाएं। क्योंकि मुल्क किसी एक कौम का नहीं होना चाहिए, किसी एक मज़हब का नहीं होना चाहिए, और सभी का मुल्क है और सभी उसका अच्छा चाहेंगे और सभी मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद चलिए आती है पॉलिटिक्स। बदकिस्मती ये जो आजकल के हालात हैं, हर मुसलमान इस बात को तो कह रहा है कि हमारी अपनी पार्टी होनी चाहिए और हमारा अपना लीडर होना चाहिए। उसकी वजह है ये जो हमारा 70 साल का एक्सपीरियंस है। जो भी मुसलमान लीडर थे वो मुसलमानों के लीडर नहीं थे, बल्कि उन पार्टीज़ के लीडर थे, और उन पार्टीज़ ने उन्हें एज ए मुस्लिम फेस प्रोजेक्ट किया, हमारे ऊपर थोपा। फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस में 90% मुस्लिम लीडर्स जो रहे जिन्हें प्रोजेक्ट किया गया, शागला हैं, आपके गवर्नर साहब रहे, 3 स्टेट के नूर हसन साहब हैं, अली ज़हीर हसन ज़हीर हैं, और जाने कितने हैं। वो लोग, उन्होंने मुसलमान लीडर्स उन्हें बनाया, हमें हमारे लीडर प्रोजेक्ट किया, जिनका अल्लाह रसूल से या मुसलमान कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं रहा। तो भाई आप उन्हें लीजिए जो
अपने को मुसलमानों से आइडेंटिफाई करने में कोई शर्म ना करें, और जो आप उससे आपको फ़ायदा होगा कि कम्युनिटी ईमानदारी के साथ उनके साथ खड़ी होगी और वो आपको सपोर्ट देगी, आपके साथ आएगी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। मायावती है, मायावती ने क्या किया? उसने तो जो बेसिकली अम्बेडकर ने कहा था उस सब की धज्जियाँ उड़ा दी। सिर्फ पैसा, माया माया माया। अब उसने 2-3 मुसलमानों को रखा, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, उससे पहले एक और साहब थे, अब वो कांग्रेस में हैं, ये भी कांग्रेस में, आपको जानता नहीं। उसने इन्हें सिर्फ यूज़ किया पैसा इकट्ठा करने के लिए, मुसलमानों की गर्दन दबाने के लिए, और इन्हें प्रोजेक्ट किया कि ये मुसलमानों के लीडर हैं। वो मुसलमानों के लीडर नहीं थे। होते जब उन्हें निकाला, एक भी मुसलमान ने हिंदुस्तान में आवाज़ नहीं उठाई कि क्यों निकाला, ये इनके साथ कोई जायज़ हुई, सबको खुशी हुई, क्योंकि वो मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। सेम थिंग दूसरी पार्टीज़ में भी ये रही। आज हमारे बहुत अच्छा करीबी दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे बोलने वाले भी हैं और उनकी कम्युनिटी में इज्जत भी है, आप जानते हैं। आरामपुर से मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्हें जेल में डाल दिया। ना तो पार्टी बोल रही है और ना कोई मुसलमान सड़क पे आ रहा है। क्यों? कोई तो वजह है कि चूँकि पार्टी ने उन्हें मुसलमानों का लीडर बनने ही नहीं दिया। अगर आज मुसलमानों के वो लीडर होते तो कम से कम 1 करोड़ आदमी सड़क के ऊपर होता यूपी में, और 50 MLA रिज़ाइन कर देते उनकी सपोर्ट में। लेकिन अफसोस की बात, कोई कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो अब दूसरी चीज़, इन सभी पार्टीज़ ने सेकुलरिज्म का नारा दिया, जबकि इनका सेकुलरिज्म से कोई लेना देना नहीं रहा। ये बिल्कुल झूठ बोला इन्होंने। सिर्फ मुसलमानों को टेरराइज किया कि देखो, या तो हमें वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी, हमें वोट दो वरना जनसंघ आ जाएगी। लेकिन अब तो जनसंघ बीजेपी आ गई, स्टेट में भी आ गई, सेंटर में भी आ गई। तो अब हमें किसे डरा रहे हैं? और फेस हम ही कर रहे हैं, आप तो नहीं कर रहे हैं। वो जो हमारे ऊपर जो भी मुसीबतें आ रही वो तो मुसलमान ही फेस कर रहा है। जो हम एक्सपेक्ट करते थे कांग्रेस से कि ये सबसे नेशनल पार्टी है और ये बहुत बड़ी सेकुलर पार्टी है, लेकिन चूंकि उनके यहाँ आइडियोलॉजिकली 80% लोग जो टॉप पे बैठे थे वो आरएसएस मेंटेलिटी के लोग थे। वही वजह है कि एक आदमी 40 साल तक पार्टी में रहा, मिनिस्टर सेंटर में रहा, प्रेसिडेंट पार्टी का रहा। फॉर एग्जाम्पल रीटा बहुगुणा, शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूपी कांग्रेस। उनके भाई को हाई कोर्ट का जज बनाया, उसके बाद मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बनाया, एंड वन फाइन मॉर्निंग वो छोड़ करके बीजेपी में चले गए। इसका मतलब ये 40 साल जब आप एक पार्टी में थे, आपके बाप भी पार्टी में थे, ऐसे आपका राजस्थान में हुआ, ऐसे मध्य प्रदेश में हुआ, ऐसे बॉम्बे में हुआ, ऐसे हरियाणा में हुआ, कि जो 40-40 साल तक कांग्रेस में रहे वो वन फाइन मॉर्निंग निकल करके चले जाते हैं। तो इसका मतलब आपके यहाँ कोई कमिटमेंट किसी आइडियोलॉजी से नहीं, पर्सनल प्रमोशन से है। और मुसलमान जो इनके साथ लगे हुए हैं वो भी कौम की बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे जो पार्टी जिस वक्त जो बेहतर समझती है उनसे कहलवाती है। कभी वो हमें बुरा कहते हैं, कभी हमारी 1-2 बात को अच्छा कहते हैं, क्योंकि उससे वो पार्टी को फ़ायदा होना। इसकी मैं बहुत अच्छी मिसाल दूं। आपका 3 तलाक का कानून पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ। नो डाउट मैं उस 3 तलाक के कानून के फेवर में हूँ और मेजॉरिटी मुसलमान फेवर में है। हम खिलाफ थे जब कानून लाए जिस तरह के उसमें प्रोविजंस रखे जेल भेजने का, पनिशमेंट का, उसके खिलाफ थे कि वो गलत है, ये ठीक है। कांग्रेस के एक कासमी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बिहार से, वो ना तो उन्होंने डिस्कशन में रहे पार्लियामेंट के अंदर जब डिस्कस हुआ बिल, और जिस दिन राज्यसभा वहाँ वोटिंग होनी थी उस दिन भी गायब हो गए। जब उन्हें लोगों ने बुरा भला कहा तो उन्होंने फिर मजबूरन ये कहा कि साहब मुझे हाई कमांड से डायरेक्ट था कि आप इसमें इंटरव्यू ना करें। तो बात ये हुई कि आप जब इलेक्शन लड़ते हैं तो दाढ़ी दिखा के कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, मेरी मदद करो, मुसलमान को धोखा देते हैं, वोट लेते हैं, और आप डायरेक्ट मानते हैं। जाहिर है आपका अम्मा अब्बा तो वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, लखनऊ में, आप तो उनकी सुनते हैं, उनके कहने से करते हैं। तो आप कौम के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ हैं? आप कौम के नहीं, आप अपनी पार्टीज के गुलाम हैं। आप सिर्फ दलाली करते हैं मुसलमानों का वोट की, हम मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। अब मुसलमान बहुत परेशान हैं।
ऐसी बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि हमारा सवाल था कि आज़ादी के बाद मुसलमानों का ताउन, माशाल्लाह आपने आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी के बाद तक और अब तक के जो मसाइल थे और जो इन्वॉल्वमेंट है मुसलमानों का, आपने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें तो जो आपने बताई वो हमने देखी और हो गई, लेकिन आज के जो सिनेरियो में जो आज के हालात हैं, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या लगता है कि मुसलमान कितना सेटिस्फाइड है? आपने जैसे कहा कि रिज़र्वेशन की बात जहाँ थी कि उन लोगों ने रिज़र्वेशन के लिए इनकार कर दिया, और आप कह रहे हैं कि रिज़र्वेशन होना चाहिए था, और रिज़र्वेशन ना होने के ही सबब आज मुसलमानों को सरकारी नौकरियाँ नहीं मिल पाती हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों को लेकर कितने मुतमईन हैं? क्या क्या कहना चाहते हैं? जी मैं बताऊँ। देखिए, कभी कभी मुसलमान गलत फहमी में है, वो कहता है कि दलित और मुसलमान एक ही बोट में है। इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। इससे तो करता हूँ कि दलित जो हैं उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ हज़ारों साल तक, और वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके असेंबली में 22%, 116 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी पार्टी के हों, 116 दलित पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो एश्योर्ड है 22% सीट उनकी असेंबलीज में भी, सब इलेक्टेड बॉडीज़ में, मुसलमानों की तो नहीं। तो आपके तो कभी 15 हो जाते हैं, कभी 10 हो जाते हैं, कभी 20 हो जाते हैं, जबकि आपकी भी वो भी 20-21% है, हम भी 20-21% है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। रिजर्वेशन इसलिए कि आप और दलित एट पार नहीं हैं। उनके दरोगा भी 20% है, उनके तहसीलदार भी, उनके IAS IPS भी 20% है, मुसलमान कहाँ? तो हम कंपेयर न करें। दूसरी चीज़ जो ईमानदारी की बात है, चाहे वो गलतफहमी हो, मुसलमान तो यहाँ रूलर रहा है, उसने तो रूल किया है, इसकी जहनियत अलग है। दलित को बेचारे को कुचला गया है, तो वी आर नॉट एट पार। लेकिन ये बेहतर है अगर हम मिल कर के चलें, चूँकि अब हम सफ़र कर रहे हैं, आगे दलित सफ़र करेगा, दलित का रिजर्वेशन भी ख़त्म होगा, और दलित के जितने हकूक़ मिले हैं ना ये पिछले 70 साल में, ये सब जाएंगे। वो जो मनुस्मृति वो तो ये कहती है कि इसकी जगह दलित की यहाँ है, जूते के नीचे। तो दे आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दैट। और आज हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे साथ हो रहा, कोई नहीं बोल रहा। दिल्ली में रैट्स हुए, जिसे मारा, जिसके चोट लगी, उसे पुलिस बुलाती है। उनने कहा साहब मैं तो खुद इंजर्ड हूँ, तो उसे इसी केसिस पे बेसिस पे अब उसी के स्टेटमेंट के कि ये तो इंजर्ड है, लिहाजा इसने रैट्स में हिस्सेदारी ली और उसे जेल भेज दिया। परसों तरसों उसकी ज़मानत हुई है। ऐसे सैकड़ों लोगों को इनोसेंट, भाई जब झगड़ा होता है, आग लगी है, बहुत से लोग तमाशकीन पहुंच जाते देखते, देखें तो क्या हो रहा है। अब आप कह रहे हैं आप हमारे कैमरे में आ गया, और जो असल हैं, जिनके व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके पास हैं, जो कह रहे हैं कि इनकी गर्दन काटो, मैंने 15 को काट दी है, इतनों को और मारूंगा और इस नाले में फेंको, वो सब आपके पास प्रूफ है, उसे आप गोलमोल कर रहे हैं। मुसलमानों के FIR आप नहीं वहाँ कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो किससे बना रहे हैं, वो गलत बेसिस पे। तो जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या जो पुलिस हमारी इस हिफाजत के लिए वही पार्शल हो जाए, या जुडिशरी में हमें अपना हक ना मिलने की उम्मीद पर मुसलमान ये सोचने लगे कि नहीं मिलेगा, तो अब आप सोच सकते हैं मुसलमान कहाँ है। तो देखिए, हम ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, हम ये कहेंगे कि हम कन्फ्रंटेशन ये सड़कों पर आए, लेकिन मुसलमान को कुछ मसाइल पर यूनाइट होना पड़ेगा। वो यूनाइट किसी के ख़िलाफ़ नहीं, अपने हकूक़ के लिए हम मिल कर के वो डिमांड करें। और हमने जो जिस तरह हमें यूज़ किया कि हमारे मसले खड़े करके इन पार्टीज ने फ़ायदा उठाया, मुसलमान पिसता है, मुसलमान से कन्फ्रंटेशन कराते हैं और राज ये करते हैं। तो मुसलमान को इस वक्त सब पार्टीज एट इक्वी डिस्टेंट रखें, सबसे दूरी बराबर की रखें, बीजेपी से भी और इनसे भी, सबसे। और बीजेपी से हम कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट ना करें। क्यों करें? क्या हमें मुख्यमंत्री बनना है या प्राइम मिनिस्टर मुसलमान को बनना है? नो, बनना है तो कांग्रेस में बनना है, या मायावती जी को बनना होगा, या सचिन पायलट को बनना होगा, या किसी और को बनना होगा, हमें नहीं बनना है। तो भाई ठीक है, आप में जो अच्छे लोग होंगे हम समझेंगे अच्छा, हम उसे वोट देंगे, लेकिन लड़ाई जंग हम बीजेपी से दुश्मनी क्यों करें? और हम तो ये कहते हैं, अगर बीजेपी में भी देखिए दो तरह के लोग हैं, एक तो RSS बैकग्राउंड के जिनका कमिटमेंट है, बहुत एक्सट्रीम एंटी मुस्लिम भी है।
एक वो लोग हैं जो आया राम गया राम वाले हैं कि कांग्रेस में 40 साल रहे, यहाँ फ़ायदा देखा यहाँ आ गए, उनका कमिटमेंट बीजेपी से भी नहीं। और कुछ मजबूरी के तहत बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन बीजेपी में है, तो हम कहते हैं अगर वो बहुत अच्छा आदमी, चूँकि हमें तो उसकी अपनी सोच भी तो काम करती है पार्टी के साथ, तो अगर अच्छा आदमी हम उसे भी वोट देंगे। ये जो हमें बना दिया कि अनटचेबल है हमारे लिए बीजेपी, हमने नहीं, ये हमें सिखाया है कांग्रेस ने, समाजवादी ने। आज बीएसपी क्या कर रही है? वो तो गोद में बैठी है, वो तो जो भी मसला आता है तो कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो जाती है। अरे भाई, कांग्रेस ने 70 साल में जो मुल्क बना है, आज जहाँ टॉप पर पहुँचा है, वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। हमें शिकायत हो सकती है परसम मुसलमानों को कि हमारे लिए जो करना चाहिए था नहीं किया, लेकिन जहाँ तक मुल्क का सवाल है वो तो कांग्रेस की देन है। बांग्लादेश का क्रिएशन किसने किया? सिक्किम, गोवा किसने लिया? ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की सोच बहुत अच्छी थी, लेकिन कम्युनल उसके बेसिस पर वहाँ मेजॉरिटी उन लोगों की रही जो आरएसएस की सोच के लोग रहे, और वो बाद में सीधे सब निकल के चले भी गए बीजेपी में। तो हमारे पास अब एक ही चारा है कि हम सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर मुस्लिम लीडरशिप खड़ी करें। और वो मुस्लिम लीडरशिप कोई कन्फ्रंटेशन के लिए नहीं होगी, वो भाईचारे के लिए होगी और अच्छे हिंदुओं से मिल कर के बात करेगी। अच्छे हिंदू, चूँकि हिंदू ऐसा नहीं सब खराब है, मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज आर गुड। और आज जितना मामला हो रहा है, जितने मामलात हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा वो हिंदू ही इंटेलेक्चुअल आगे आकर के सही बात कह रहा है। हमारी तो हिम्मत नहीं, चुका हम वो कहेंगे हम तो होंगे जेल में, लेकिन वो कह रहे हैं, वो हिम्मत कर रहे हैं। तो उन्हें साथ ले करके मुल्क को अच्छे रास्ते पर लाएं, और करप्ट लोग जो हैं किसी भी पार्टी के, उनसे दूर हटें, क्रिमिनल्स को एंटर ना होने दें, यही एक तरीका है। और जैसे कुछ मुसलमानों की एक और है साहब, वो मैं बता दूँ कि साहब सब छोड़ दें मुसलमान, बस एजुकेशन पे ध्यान दें, सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान दें, ये बहुत बड़ा धोखा और फ्रॉड है। आपको हर फील्ड में रहना है। देखिए, अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं, आपकी भागीदारी नहीं है गवर्नेंस में, गवर्नमेंट में, तो आप कितना पढ़ लीजिए, कितना बिजनेस कर लीजिए, रात को सोएंगे आप करोड़पति, सुबह आप जागेंगे भिखारी, रात रात में आग लगा दी जाएगी। सही कहा डॉक्टर साहब। ये बताइए कि ये तमाम चीज़ें हो गई हैं, अब मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से मुसलमानों की जर्नी आपने यहाँ तक बताई, जो मसाइल और इश्यूज़ जो थे वो भी आपने अभी शेयर किए सब चीज़ों को। अभी लॉकडाउन से पहले सीए एनआरसी का एक मसला चल रहा था जी, क्योंकि बात मुसलमानों के हुकूक, रिजर्वेशन और उनके इन्वॉल्वमेंट की चल रही है जी। तो उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और आने वाले टाइम में, अभी चूँकि कोरोना का प्रकोप पूरी तरह से हिंदुस्तान से ख़त्म नहीं हुआ है, ये पूरा ख़त्म होने के बाद में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या वो इश्यूज़ फिर उठ सकते हैं, या मुसलमान कितना सेफ एंड सिक्योर्ड है इस भारत के अंदर, उसका क्या फ्यूचर हो सकता है? मैं ये जानना। देखिए, सीए का जहाँ तक सवाल है, नो डाउट, इसे कोई जो कहता है वो झूठ बोलता है। सच्चाई ये है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है एंड अगेंस्ट मुस्लिम्स हैं। आपने उस क्लॉज में आप सबको कह देते कि जो भी वहाँ से पाकिस्तान से मुसलमान क्यों आएगा यहाँ, या अफ़गानिस्तान से क्यों आएगा, लेकिन कोई दुखी हो भी सकता है। और आप तो खुद भी ला रहे हैं, आप उन्हें ला रहे हैं जो पाकिस्तान को यहाँ टीवी पर बैठ के गाली दे रहा है, आप उसे बड़ी मोहब्बत के साथ ला रहे हैं। तो वो वर्ड आपको नहीं रखना था। आप कहते जो भी लोग वहाँ दुखी हैं, जिन्हें तकलीफ़ पहुँची है, जिन्हें वो तंग कर रहे हैं, उन्हें हम लेंगे, नो प्रॉब्लम, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं। आपको हक भी है, आपको तो पहले भी ये हकूक़ थे, आपने नई चीज़ खड़ी की है। दूसरी, हमारा जो तजर्बा है जो आसाम में हुआ, लेकिन आसाम में चूँकि बदकिस्मत आप तो चाह रहे थे कि वहाँ हम किसी तरह से 20-25 लाख मुसलमानों को बाहर कर देंगे और फिर इलेक्शन में वहाँ मुसलमान चूँकि सबसे ज़्यादा आसाम में है, आपको ताज्जुब होगा 35% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है आपकी आसाम में। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो पता चला कि 2-3-4 लाख मुसलमान हैं और 16-17 लाख हिंदू हैं। आप घूम गए, फिर आपने उन्हें एश्योरेंस दी मांगा मावा कि नहीं नहीं हम सबको देंगे, तो आपने क्लॉज बना दिया और उस क्लॉज के तहत आप उन्हें सबको कहेंगे कि चलिए ठीक है हम आपको बाहर का मान रहे हैं, लेकिन आपको तो हम नेशनलिटी देंगे, आप तो हमारे क्लॉज में आते हैं, मुसलमान को नहीं देंगे। तो डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरी अफसोस की बात, सब पार्टी बोली तो कुछ पार्टी ने कहा, लेकिन कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ी।
ये सिर्फ मुसलमानों को छोड़ दिया इस जंग के लिए, सीए के खिलाफ। और प्रोटेस्ट करना आपका राइट है। देखिए, ये तो हम जानते हैं कि इस हुकूमत में, क्या किसी भी हुकूमत में, मुसलमान कुछ नहीं करने देंगे ये, लेकिन ये हमारा राइट है कि हम पब्लिक को ये बताएंगे कि हम इससे खुश हैं या नहीं है और हमारा क्या इसमें रवैया है। तो जो था, और जहाँ तक आपने कहा कि क्या इसके बाद नहीं आएगा, कोरोना चल रहा है, साथ साथ सारे एजेंडे चल रहे हैं। जो नॉन बीजेपी हुकूमत है उन्हें गिराने का धंधा चल रहा है इसी में। आज ये स्टेटमेंट आया है लखनऊ से कि 2022 के इलेक्शन से पहले हमें अपना पूरा एजेंडा 3 चीज़ों पे करना है, तब इलेक्शन में जाएंगे। एक 370, एक राम मंदिर, दोनों वो हो गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैं कहूँ कि ये जो चाहे बना ले, ये बना नहीं सकते और मुसलमान इसकी मुखालफत ना करें। लेट देम मेक। साउथ इंडिया में सगी बहन की बेटी से शादी मामा की होती है, आपके यहाँ गोत्र में भी नहीं होती। नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ प्रॉपर्टी का डिवीज़न नहीं है, जो कमा रहा है उस पर लगेगा। आपके यहाँ फैमिली सिस्टम है, आप टैक्स बचाते हैं उस कानून से, उसका फ़ायदा फिर हमें भी होगा। तो थोड़े बहुत नुकसान होंगे तो उससे ज़्यादा हमें फ़ायदे भी होंगे। तो आप लाइए, करके दिखाइए तो ना, क्योंकि आपके यहाँ तो कंट्राडिक्शंस इतने ज़्यादा हैं, तो हमें डराए ना। लेकिन जहाँ तक एजेंडे के बाद एजेंडा चल रहा है, सीए का भी चल रहा है। जिस दिन ये थोड़ा डाइल्यूट होगा, ये दे विल स्टार्ट इट, और जो होगा देखा जाएगा। कंसिक्वेंस जो होंगे वो तो फेस करने हैं। तो ऐसा नहीं, कोई सबक नहीं ले रहा इन चीज़ों से कि ये अल्लाह की भेजी हुई एक बड़ी, इतनी बड़ी आपदा है, ये भगवान की भेजी हुई इतनी बड़ी मुसीबत है। उस मुसीबत में हम गलत कामों से बचें, ऐसा नहीं हो रहा। सबसे बड़ा दीन है इंसानियत। बिल्कुल। मुसलमान, हमारी कुरान में आया कि अगर पड़ोस में कोई भूखा हो तो जब तक वो खाना ना खा ले, आपके लिए खाना हराम है। ये नहीं आया कि मुसलमान भूखा हो, एनीबडी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और उसका नाम है अल्लाह का रब्बुल आलमीन, जो पूरे आलम का रब है। मुसलमानों का रब नहीं सिर्फ, वो पूरी दुनिया के जहाँ का रब है, उस सब का जिम्मेदार है। तो हम कौन होते हैं भैया, हम बांटे हैं, ये कह ये मेरा, ये अल्लाह तो मेरा है और वो तो इनके लिए करेगा, उनके लिए नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया और हमारी नॉलेज में इजाफा किया। चूँकि वक्त हो चुका है, फिर किसी मौके पर आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब के साथ बहुत सारी गुफ्तगू हुई, बहुत सारी चीज़ों को जानने का मौका मिला। और चूँकि डॉक्टर साहब के साथ बात करने के लिए अभी बहुत सारा ज़ख़ीरा, बहुत सारा ख़जाना है, मज़ीद किसी और टॉपिक पर हम फिर कभी बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए विरासत टीवी, आपकी पसंद। थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।